तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने लेक्चर नंबर 8 करना है इसका। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इस यूनिट की, यूनिट नंबर 2 की। और आज की वीडियो के अंदर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज के, वो आज हम सारे करेंगे। ठीक है, तो देख लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1 है। इसके अंदर वो इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस बोल रहा है। मतलब हमको वो कुछ ऑप्शन देगा, उसके अंदर से जो करेक्ट आंसर होगा उसके इर्द गिर्द हमने सर्कल लगाना है। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट नंबर 1 वो देखें। उसमें वो क्या पूछ रहा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो ए दे रहा है वो कैथोड रेज बोल रहा है, ऑप्शन जो बी है उसमें कनाल रेज बोल रहा है, ऑप्शन जो सी है उसमें एक्स रेज बोल रहा है, ऑप्शन जो डी है उसमें अल्फा रेज बोल रहा है। वो आपको कह रहा है कि जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था तो कौन सी रेज जो है वो मिली थी, हमको कौन सी रेज जो है वो फाइंड हुई थी। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर में ना तो एक्स रे को फाइंड किया, ना ही हमने अल्फा रेज को फाइंड किया। हमने इन दो रेज को जो है वो फाइंड किया। उसमें से एक कैथोड रेज थी और दूसरी क्या थी, कनाल रेज थी। अब जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास क्या आई थी, कनाल रेज आई थी। ये जो कैथोड रेज थी ये डिस्कवरी ऑफ जब हमने इलेक्ट्रॉन किया था, नेगेटिव चार्ज वाला किया था, उसके अंदर ये हमको मिली थी। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी उसके अंदर हमको क्या मिला था, कनाल रेज मिली थी। तो ऑप्शन इसका क्या है, बी करेक्ट आंसर है। आपने इसके ऊपर सर्कल करना है। तो इसके बाद देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका सेकंड है वो क्या कह रहा है उसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। मतलब इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है हमसे प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी में कह रहा है न्यूट्रॉन्स, और ऑप्शन डी में हमको कह रहा है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से वो कह रहा है कि कौन सी जो रेज हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, देखें जो पेनिट्रेशन के लिए जो होता है ना, हमारा मैटर जो होता है, कोई भी मैटर होती है, कोई भी चीज़ होती है ना, उसके अंदर जो पॉजिटिव आइंस होते हैं और नेगेटिव आइंस होते हैं। क्लियर हो गया। अब जिसने भी इसके अंदर से पेनिट्रेट करना है, जिस रे ने भी इसके अंदर से जाना है, उसने इन दोनों जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है इनको क्रॉस करके तो जाना है। तो अब आप देखें हमारे पास सबसे पहले जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो। ठीक है, जब वो किसी भी मैटर में से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन होंगे वो उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पुश बैक करेंगे उनको। ठीक है, उनको अंदर एंटर होने नहीं देंगे। या उनके अंदर जो नेगेटिव आयन्स होंगे वो क्या कर लेंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है, वो क्या होगी, बहुत कम होगी। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो किसी मैटर में से गुजरने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो मौजूद नेगेटिव आयन्स होंगे वो उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पुश बैक करेंगे, या जो पॉजिटिव आयन होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आप अल्फा पार्टिकल्स देखें जो हमारे पास होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इनके ऊपर +2 चार्ज होता है। ये भी जब किसी सरफेस के किसी मैटर के अंदर से गुजरने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होंगे वो इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक हो गया। अब पीछे रह जाते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से फ्रीली जो है वो गुजर जाएंगे। ठीक है, या ज़्यादा जो है वो पावर के साथ ये ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनको ना ही जो पॉजिटिव आयन है वो इफेक्ट करेंगे और ना ही जो नेगेटिव आयन है वो इफेक्ट करेंगे। तो ये इजीली क्या करेंगे, वहाँ से जो है वो मैटर के अंदर से गुजर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो आपने लगाना है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास तो क्वेश्चन जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो क्या है, वो कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। मतलब ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है वो किसने यूज़ किया था। ऑप्शन ए में वो हमसे कह रहा है जे थॉमसन, ऑप्शन बी में वो हमसे कह रहा है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में हमसे कह रहा है बोर, और ऑप्शन डी में हमसे कह रहा है प्लैंक। तो अभी देखें मैं आपके सामने ये बुक का एक पार्ट शेयर करता हूँ, बोर एटॉमिक थ्योरी है। इसके अंदर यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। मतलब बोहर ने उनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था जिसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना रिवॉल्व करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था वो इसका मतलब है किसने किया था, बोहर ने किया था। तो इसका आंसर है सी, बोहर। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट 4 है उसमें वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। मतलब कौन सा शेल है जिसके अंदर 3 सब शेल होंगे। इसके ए पार्ट में वो कह रहा है ओ शेल, बी में वो कह रहा है एन शेल, सी में वो कह रहा है एल शेल, और डी में वो कह रहा है एम शेल। अब आपने गौर करना है कि 3 सब शेल वो कह रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो एस सब शेल होता है इसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं मैक्सिमम। जो पी होता है इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, और डी जो सब शेल होता है इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं। अब यही कह रहा है कि ये तीनों जो सब शेल है ना, एस पी डी, ये किसके अंदर होंगे। ठीक है, किस शेल के अंदर ये तीनों मौजूद होंगे।
अब इन तीनों शेल के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो हमारे पास कितने आते हैं 18। मतलब हमने देखना है कि किस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ाया था अपना जो लेक्चर 6 था मेरा यूनिट 2 का, उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि शेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं। इसमें जो आपके पास के शेल होता है सबसे पहले वाला, इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। जो एल शेल है मैंने आपको सेकंड वाला शेल होता है उसके अंदर 8 आते हैं। जो एम शेल होता है तीसरे वाला उसके अंदर 18, और जो एन शेल है उसके अंदर कितने होते हैं 32। तो आप इनमें से देखें चारों में से किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो एम शेल है उसके पास कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है एम शेल के अंदर ये 3 है, एस भी है, पी भी है, डी भी है। के के अंदर सिर्फ एस होता है, एल के अंदर एस और पी होता है, और एम के अंदर एस पी डी होते हैं, तीनों होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एम शेल मतलब डी इसका आंसर होगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपने डी निकालना है। इसके बाद आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसका, उसमें कह रहा है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू डायग्नोज ऑफ ट्यूमर इन बॉडी। अब जिस्म के अंदर जो ट्यूमर है, कैंसर है, उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा जो है रेडियो आइसोटोप यूज होता है वो पूछ रहे हैं। ए में वो कह रहा है कोबाल्ट 60, बी में वो कह रहा है आयोडीन 131, सी में वो कह रहा है स्ट्रोंटियम 190, डी में वो कह रहा है फास्फोरस 30। अब आपको याद होगा कि मैंने लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपको मैंने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स पढ़ाए थे। उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बॉडी के अंदर कैंसर होता है, जिस्म के अंदर जो कैंसर होता है उसके लिए कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होता है और ये गैमा रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एमिट करता है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि आयोडीन 131 जो होता है ये गॉइटर जो होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो हमारा गला होता है ये जब फूल जाता है उसको फाइंड करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 यूज़ होता है और स्ट्रोंटियम 90 यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग होती है और स्किन जो होती है वो बाहर होती है, इसलिए हमको ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो है रेडिएशन नहीं चाहिए होती। तो आप इनमें से देखें, आयोडीन जो है ये ट्यूमर के लिए यूज़ नहीं होता, ये गाइटर के लिए यूज़ होता है। ये जो स्ट्रोंटियम है और ये जो फास्फोरस है ये स्किन कैंसर के लिए यूज़ होते हैं। उसने हमको कहा है कि इन द बॉडी ये देखें विद इन अ बॉडी कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ए इसका जो है वो आंसर है, कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ होगा। अब इसके अलावा जो आप आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसमें वो कह रहा है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस, वो क्या प्रोड्यूस करता है। ए में वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, बी में वो कह रहा है न्यूट्रॉन्स, सी में वो कह रहा है प्रोटॉन्स, और डी में वो कह रहा है नथिंग। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स के अंदर, अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 7 जो था हमारा यूनिट 2 का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूरेनियम का रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो यूज़ होते हैं पावर जनरेशन के लिए। उसके अंदर एक इक्वेशन भी मैंने पढ़ाई थी, उसमें हमने क्या कहा था कि ये यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम 235, इसके ऊपर जब हम स्लो मूविंग जो है न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्टेंट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता था, बेरियम प्रोड्यूस होता था, प्लस क्रिप्टन प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा हमारे पास जो 3 न्यूट्रॉन्स थे वो प्रोड्यूस होते थे। इसके अलावा एनर्जी जो है वो रिलीज होती थी। ये एनर्जी बाद में हम लोग यूज़ करते थे बॉयलर वगैरह चलाने के लिए, टर्बाइंस को मूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो जब यूरेनियम 235 ब्रेक होकर बेरियम क्रिप्टन बनेगा तो उसके साथ उसमें क्या रिलीज होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट है, न्यूट्रॉन्स। क्लियर, तो इसके बाद आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7, इसमें वो कह रहे हैं पी सबशेल हैज, पी सबशेल के अंदर क्या है। ए में वो कह रहा है 1 ऑर्बिटल, बी में वो कह रहा है 2 ऑर्बिटल्स, सी में वो कह रहा है 3 ऑर्बिटल्स, डी में वो कह रहा है 4 ऑर्बिटल्स। मतलब पी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं वो पूछ रहे हैं। देखिए पी सबशेल जो होता है ना, इसके अंदर जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस के अंदर हमारे पास कितने होते हैं 2, पी के अंदर होते हैं 6। अच्छा, अभी होता है क्या, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सबशेल है, एक पी है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर अभी देखिए हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कितने हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये पी शेल है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने जो बॉक्स बनाया फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पी सब शेल है। पी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो जोड़े जोड़े की फॉर्म में होते हैं, अकेले नहीं होते, वो 2-2 की फॉर्म में होते हैं। क्लियर, अब ये जो जोड़ा है ना, एक जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ सबशेल। ये एक जोड़ा जो होता है इसको ऑर्बिटल ऑफ सबशेल बोलते हैं। तो आप पी सबशेल देखें, इसके अंदर कितने जोड़े हैं, इसके अंदर 3 जोड़े हैं। ठीक है, 3 इसके जो हैं वो कपल्स हैं कह लें आप। तो इसका मतलब है कि 3 ऑर्बिटल जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, ये जो एक कपल होगा, एक जोड़ा होगा, इसको बोलते हैं एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। ये सेकंड ऑर्बिटल और ये क्या है थर्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं 3। एस के अंदर कितने होंगे 1, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 होते हैं। पी के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह जो हमारा डी है उसके अंदर 10 होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह जो आपके आगे एफ आ गया उसमें अंदर 7। इस तरीके से आपने जो है निकालने हैं। इसके बाद आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसमें वो कह रहा है ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक
नंबर 1 लाइट वाटर, बी में हैवी वाटर, सी में सॉफ्ट वाटर, डी में हार्ड वाटर। अब उसको कुछ और मिला नहीं था तो उसने सेम सेम चीज़ें लिख दी हैं, लाइट वाटर, सेम वाटर, ऑलमोस्ट सेम सेम, ये भी दोनों जो हैं वो सेम। अब देखें तो मैंने आपको जो आइसोटॉप्स की जब मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, अगर आप लोगों को याद हो लेक्चर नंबर 7 के अंदर, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जो ड्यूट्रियम होता है जिसके अंदर H2 होता है, ठीक है, अगर वो पाया जाए तो उसको बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में मैंने क्या पढ़ाया था, वाटर विच कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन 1 इज कॉल्ड हैवी वाटर। हाइड्रोजन 2 वाला जो होता है उसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, जिसका मतलब है कि जो ड्यूट्रियम होता है उसके अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, हैवी वाटर होता है। ठीक है, तो ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक हैवी वाटर। ठीक है, तो हैवी वाटर इसका जो आंसर आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 9 की तरफ जाए तो उसमें कह रहा है द आइसोटॉप C12 इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ, ए में वो कह रहा है 96.9%, बी में वो कह रहा है 97.6%, सी में वो कह रहा है 99.7%, डी में वो कह रहा है नन ऑफ दीज। मतलब कि जो कार्बन 12 वो कितना है, ठीक है, हमारा प्रेजेंट इन अबेंडेंस में कितना है। तो देखिए हमने जो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था, यहाँ पे ये देखें सेकंड जो लाइन है उसमें उसको क्या कह रहा है, कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ 98.9%। अब 98.9% इसमें से किसका है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। एक्चुअल कितना है कार्बन 12, 98.9% है, इन तीनों ऑप्शन में वो मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 10 है, इसमें वो कह रहा है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। बड़ा आसान क्वेश्चन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए। ए में वो कह रहा है गोल्डस्टीन, बी में वो कह रहा है जे थॉमसन, सी में वो कह रहा है नील बोहर, डी में वो कह रहा है रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर है, गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर किए थे। इसको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जो ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।